हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी केंद्र। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसका मैं फर्स्ट लेक्चर डाल चुका हूँ, ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम ये बताए हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है, और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण क्या है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। हम पहले बता चुके हैं कि पदार्थ क्या है। अब देखना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। क्या? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब देखिए ठोस पदार्थ क्या है। जैसे लकड़ी, पत्थर, टेबल, कुर्सी, ईंट, ये सब क्या है? ये सब ठोस पदार्थ हैं। ठोस पदार्थ को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कठोर वस्तु है ना, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। चलिए, अब लिक्विड यानी द्रव क्या है? जल, तेल, दूध, ये सब द्रव है। बात करें घी की, तो घी दोनों अवस्था में हो जाता है, ठोस भी बन जाता है और द्रव भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? द्रव है। गैस क्या है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस पदार्थ में क्या होता है, इसको ध्यान से समझने वाली बात है। ठोस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। कहने का मतलब है ठोस पदार्थ जो होता है ये भी क्या छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। हम तो आप लोगों को बताए हैं ना, ठोस पदार्थ भी छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। मान के चलिए कि ये अगर ठोस पदार्थ के कण है ना, तो इसके बीच में ये जो कण है, इस कण को छोड़ करके बाहर तो नहीं निकलता है, यानी एक दूसरे से बंधे रहता है। एक दूसरे से एक ऐसी शक्ति है जो एक दूसरे को कण पकड़ करके रखा रहता है, तब तो ये ठोस होता है ना। तो इसके बीच में जो बल लगता है, ये दो कण के बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अंतराअणुक आकर्षण बल। तो ठोस पदार्थ में ये बल बहुत मजबूत होता है, इसलिए हम ठोस पदार्थ को तोड़ नहीं पाते हैं आसानी से। ठोस पदार्थ को आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं। जिस पदार्थ में ये अंतराअणुक आकर्षण बल जितना मजबूत होता है वो पदार्थ उतना कठोर होता है। कहने का मतलब है, अगर लोहे की बात करें तो लोहे में अंतराअणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। जब एक खल्ली की बात करें जिससे हम लिखते हैं, उसके जो कण है उसके बीच में जो अंतराअणुक आकर्षण बल है वो बहुत कमज़ोर होता है उसके लोहा की अपेक्षा, इसलिए इसको हम आसानी से तोड़ पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ठोस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण बल जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। अंतराअणुक स्थान क्या है? दो कणों के बीच में जो स्थान बन जाता है, दो कण या दो से अधिक कण के बीच में कुछ स्थान बच जाता है कि नहीं बच जाता है? खाली स्थान। इस स्थान को हम अंतराअणुक स्थान कहते हैं। और ठोस पदार्थ में ये बहुत न्यून होते हैं, मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत मजबूत होते हैं और एक कण दूसरे पर फिसल भी नहीं सकते ठोस पदार्थ में। लेकिन द्रव की बात करें तो द्रव का अंतराअणुक आकर्षण बल उससे कमज़ोर होता है। अंतराअणुक आकर्षण बल उससे कमज़ोर होता है, तब तो द्रव क्या होता है? द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं और वो ज़मीन पर अगर गिरता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। ऑटोमेटिकली एक कण दूसरे को छोड़ करके और इधर उधर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंतराअणुक आकर्षण बल कमज़ोर होता है। बहुत कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन कमज़ोर है। किसकी अपेक्षा में? ठोस पदार्थ की अपेक्षा में कमज़ोर है। गैस में बहुत कम है अंतराअणुक आकर्षण बल, गैस में। तब तो ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ दो, ये भाग जाएगा इधर उधर। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि ये जो दो कण के जो पकड़ने की शक्ति है, अंतराअणुक आकर्षण बल, वो बिल्कुल कम है ना। और जब ये बिल्कुल कम रहेगा तो गैस क्या होगा? गैस को यहाँ पर छोड़िएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। ये कण एक दूसरे को छोड़ देगा,
गैस जो है ये इसमें भी कण रहते हैं कि नहीं, एक कण दूसरे को क्या करेगा, छोड़ करके इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे, कोई पूछे कि अंतराणुक आकर्षण बल सबसे मजबूत किस में होता है, ठोस पदार्थ में, उससे कमजोर किस में होता है, द्रव में, और बिल्कुल कमजोर किस में होता है, गैस में। और अंतराणुक स्थान भी यही बात है, अंतराणुक स्थान सबसे कम किस में होता है, ठोस में, सबसे कम ठोस में, और उससे ज्यादा गैस में। अब ये उल्टा चल रहा है, गैस का जो कौन है, ठीक है ना, ये दूर दूर रहता है, गैस का बहुत दूर रहता है, और द्रव में उससे थोड़ा दूर रहता है, इससे ये थोड़ा हटके है। और गैस का जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल हट के, मतलब अंतराणुक स्थान जो है वो क्या होता, बहुत ज्यादा हो जाता है गैस में, है ना। इसलिए हम गैस को संपिंडित कर सकते हैं, गैस को संपिंडित कर सकते हैं। देखिए 1 लीटर हम गैस लेते हैं, उसको इतना बड़ा बर्तन सिलेंडर में रखिए तो भी ये पूरा फैल जाएगा, और जब उसको कंप्रेस करके दबाव डाल करके छोटा सिलेंडर में रखिए तो भी अट जाएगा। इसका क्या मतलब, उसको हम दबा पाए हैं, गैस को हम दबा पाए हैं, उसको संपिंडित कर पाए हैं। लेकिन ठोस में ऐसी बात नहीं है, अगर एक पत्थर है उसको आप दबा करके छोटा कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें अंतराणुक स्थान जो है बहुत कम है, 2 कण के बीच में जो है स्थाने नहीं है, तो आप उसको क्या दबाइएगा। लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा होता है और द्रव में उससे कम होता है। द्रव को भी बहुत कम में संपिंडित किया जा सकता है, बहुत कम, ये कहिएगा बहुत ज़्यादा। 1 लीटर जल है, उसको आधा लीटर आप नहीं बना सकते, आधा लीटर बर्तन वाले में उसको आप नहीं रख सकते। आई बात समझ में, चलिए। हाँ, तो अब हम जानेंगे ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। ठोस पदार्थ के क्या गुण है, आइए इसको जानते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। जो भी ठोस पदार्थ है उसकी आकृति भी और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ठोस पदार्थ है, हमारे पास में ये मार्कर है, ये ठोस पदार्थ है। इसको चाहे हम कहीं पर रखें, इसका आकृति भी ऐसा ही रहेगा। क्या इसका आकृति बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। यही है आकृति, इसका जैसा आकृति है वैसा ही ये हमेशा रहेगा। एक रबर की बात करें, रबर को क्या करते हैं हम, जब हम खींचते हैं तो आकृति में तो बदलाव होता है, आकृति बदल जाता है, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो क्या आकृति पहले वाली आकृति में आता है कि नहीं आता है। यानी ये ठोस पदार्थ है, इसलिए इसकी आकृति हमेशा निश्चित रहता है, इसकी आकृति को हम बदल नहीं सकते हैं। और आयतन, आयतन भी निश्चित होता है, यानी जितना जगह ये यहाँ पर छेकेगा उतना ही जगह ये दूसरे जगह भी छेकेगा, हर जगह ये इतना ही जगह छेकेगा। आई बात समझ में। अब देखिए, आकृति और आयतन ठोस में क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसे हम और क्लियर करने के लिए थोड़ा द्रव के बारे में भी जान लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए, द्रव की आकृति अनिश्चित होता है। क्यों, देखिए द्रव मान के चलिए कि हम जल ले लेते हैं, पानी को अगर हम एक घड़ा में रखेंगे तो ये घड़ा की आकृति ग्रहण कर लेगा, घड़ा की जैसी आकृति है उसी आकृति में ये जल जो है ढल जाएगा कि नहीं ढल जाएगा। अगर हम इसको एक बाल्टी में रखें तो ये बाल्टी आकार धारण कर ले, बाल्टी की जो आकृति है वही आकृति वो धारण कर लेगा। कहने का मतलब है घड़ा अगर ऐसा है जी तो ये पानी भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन इस कलम को इस घड़ा में हम रखेंगे तो कलम भी इस आकृति को ग्रहण करेगा, यानी ये ठोस पदार्थ है। ये क्या है, ठोस पदार्थ है, इसलिए इसका आकृति निश्चित है ना। लेकिन द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव को इसमें रखेंगे तो इस घड़ा की आकृति बना लेगा, और ग्लास में रखेंगे ना तो ग्लास की आकृति ग्रहण कर लेगा। इसलिए ठोस पदार्थ में आकृति निश्चित होती है, द्रव में आकृति
अनिश्चित होती है। क्या आप लोग बता सकते हैं गैस की आकृति कैसी होनी चाहिए? अनिश्चित। गैस को भी जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेगा। इसे और क्लियर करने के लिए थोड़ा आयतन के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, इसको हम जहां रखेंगे वहीं उतना ही जगह छेकेगा। जल को, अब जल की बात करें, जल क्या है? द्रव है। द्रव को इसमें रखिएगा तो आयतन उतना ही छेकेगा, और चाहे ग्लास में रखिए तो भी आयतन उतना ही छेकेगा। छेकेगा कि नहीं छेकेगा? लेकिन गैस की बात जब हम करते हैं, गैस की बात, तो ध्यान से समझिएगा। गैस को क्या करेंगे? एक बड़ा सिलेंडर लेंगे, एक ऐसे मैं सीधा सिलेंडर बना दिया हूं, एक छोटा सिलेंडर बना दिया हूं। 1 लीटर मैं गैस ले रहा हूं, 1 लीटर गैस ले रहा हूं। इसको इसमें रखेंगे तो भी ये पूरे में फैल जाएगा। ये जो गैस सिलेंडर है ना, पूरे गैस सिलेंडर में फैल जाएगा। आयतन इतना ही बड़ा है अब इसका। अब इसी 1 लीटर गैस को हम निकाल करके इस बड़ा सिलेंडर में भर दिए हैं, तो क्या होगा? इसमें भी ये पूरे घर को भर देगा। इसमें भी ये पूरे सिलेंडर को भर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आयतन कम था इसका, और इसमें आयतन इसका ज्यादा हो गया। अब सोचिएगा सर, इसमें कम गया, इसका इसमें जो है कण, जो गैस के जो कण है एक दूसरे के निकट आ जाता है, एक दूसरे के करीब आ जाता है, इसलिए इसका आयतन कम हो गया। इसमें गैस के कण एक दूसरे से दूर हट जाता है और पूरे में फैल जाता है। तब तो यहाँ पर हम पाइप लगाते हैं, ऊपर में रहता है ना गैस का पाइप जी, लेकिन फिर भी गैस निकलता है। क्यों? क्योंकि ये फैल रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है। गैस सिलेंडर का जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि जब हम आधा ख़त्म कर दिए तो निकलना ही बंद हो जाता है। कहने का मतलब है थोड़ा भी गैस रहेगा तो ये पूरे में फैलता है, तब ना ये ऊपर से निकल जाता है। इसलिए गैस का जो आयतन निश्चित नहीं होता है। इसको जितना बड़ा आप बर्तन दीजिएगा उतना बड़ा आयतन बना लेगा, लेकिन द्रव में ऐसी बात नहीं है। जल में ऐसी बात नहीं है। जल को आप कहीं पर रखिए, 1 गिलास पानी लीजिए, आप किसी भी बर्तन में रखिए, जगह उतना ही छेकेगा। आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन उतना ही। ऐसा नहीं कि ये 2 गिलास की जगह के बराबर छेक ले। आइए बात समझ में, किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए, तो ये तो आप समझ गए कि आकृति और आयतन ठोस पदार्थ में क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है? आकृति अनिश्चित। द्रव में आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। और गैस में क्या होगा? दोनों अनिश्चित, आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। क्लियर? दूसरा इसका गुण है, ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ जो है उसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान, उसका घनत्व कहलाता है। अब घनत्व को ध्यान से समझिएगा। आप क्या कह रहा है? किसी द्रव्य के इकाई आयतन। अब इकाई आयतन क्या है? देखिए, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का हम एक बर्तन लेंगे। अब घन सेंटीमीटर क्या होता है? उसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ऊंचाई भी जी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा हम एक बर्तन लेंगे, ठीक है? इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। तो ये है 1 घन सेंटीमीटर का बर्तन। ऐसा ही हम एक और बर्तन ले लेंगे, ठीक है? ऐसा ही हम एक और बर्तन ले लेंगे। 1 घन सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसमें ठोस को भरेंगे। मान के चलिए Fe भर रहे हैं। Fe मतलब लोहा। इसमें लोहा भर रहे हैं, इसमें H2O भर रहे हैं यानी जल। और ऐसा ही एक और बर्तन 1 घन सेंटीमीटर वाला, कितना? 1 घन सेंटीमीटर वाला हम एक और बर्तन लेंगे, और इसमें हम भर देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब तीनों को भर दिए, जबकि बर्तन तो समान है। अब इसमें ठोस है, इसमें द्रव है, इसमें गैस है। अगर बर्तन समान है तब हम इसका वजन को देखेंगे, ये ज़्यादा है। इससे
कम वजन ये और इससे कम वजन ये। आई बात समझ? इसीलिए कह रहा है इकाई आयतन के दर जितने इकाई का ये है उतने ही इकाई का अगर सब ले और तब इसको वजन करें तो ठोस का ज़्यादा होगा, द्रव का उससे कम होगा और गैस का उससे भी कम होगा। अब बात करते हैं कम होता क्यों है। देखिए मैं बताया हूँ कि ठोस पदार्थ जो है उसके जो कण होते हैं एक दूसरे के ज़्यादा निकट होते हैं। कहने का मतलब है अंतरानुक स्थान कम होता है। ये जो कण है इसके बीच में जो जगह है ये अंतरानुक स्थान है ना, ये कम होता है। इसलिए ठोस पदार्थ के जो कण है एक दूसरे के ज़्यादा निकट होता है। इसलिए बर्तन तो बराबर है तो इसमें ज़्यादा कण अटेगा कि नहीं ठोस पदार्थ, इसलिए भारी होता है। इसके कण थोड़ा दूर होता है। कहने का मतलब है अंतरानुक स्थान जो है इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा रहेगा तो इसमें कम कण अटेगा, इसलिए इसका भार थोड़ा कम होगा। इससे ज़्यादा अंतरानुक स्थान इसमें होता है। कहने का इसमें और कण जो है गैस के कण कम आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये उससे भी हल्का हो जाएगा। तो अच्छा अब बात करें अगर हमको 2 घन सेंटीमीटर का बर्तन लेना चाह रहे हैं 2 घन सेंटीमीटर का, तो सबको 2-2 कर दो, सब बर्तन 2 घन सेंटीमीटर का ले लेंगे और तब उसमें ठोस और द्रव और गैस को रखेंगे तो ठोस का वजन ज़्यादा हो जाएगा, द्रव का कम होगा और गैस का। तो ऐसा अगर कोई बोलेगा देखिए एक सुई तो लोहा है, सुई तो लोहा है तो एगो सुई को नापेंगे और 1 बाल्टी पानी को नापेंगे तो पानी का वजन तो ज़्यादा हो जाएगा। तो बोलिएगा आप लोग सर पानी का तो घनत्व ज़्यादा है क्योंकि 1 बाल्टी पानी लिए हैं एगो सुई लिए हैं। ये बात नहीं है। 1 बाल्टी अगर आप पानी लिए हैं तो 1 बाल्टी आपको लोहा भी लेना पड़ेगा। तो अब दोनों को नापिए तो कौन भार में ज़्यादा होगा बताइए? लोहा। इसका मतलब ये है कि लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए उसके बाद आता है द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है ठोस पदार्थ का। ठोस पदार्थ का जो है ना द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च होता है। तो द्रव्यनांक क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आता है उस ताप को उस पदार्थ का हम द्रव्यनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उस ताप को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। बात करें पानी की, पानी का जो है क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं तब वो खौलता है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस पर तो वो बर्फे बन जाता है। इससे ज़्यादा अगर ताप होगा तब वो द्रव रूप में आएगा। तो क्वथनांक जल का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ठोस को अगर हम उबालना चाहे, बात करें लोहा को अगर पिघला करके उबालना चाहे तो उसके लिए बहुत ताप की ज़रूरत है, ज़्यादा ताप की, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होता है किसमें? ठोस पदार्थ में। इसका अगला गुण है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ है सब क्या होगा? कठोर होगा। पत्थर कठोर, ईंट कठोर, लकड़ी कठोर, सब पदार्थ कठोर है। तो कठोर क्यों होता है कोई बता सकते हैं? इसके जो कण है उसके बीच में अंतराणु का स्थान तो रहता ही नहीं है, तो ये दबेगा कहाँ? कहने का मतलब है अगर ये ठोस पदार्थ है यहाँ भी कण, यहाँ भी कण, यहाँ भी कण, तो ये दबेगा? नहीं दबेगा। तो ये कठोर होता है। और एक चीज़ और है कि इसके कण के बीच में जो अंतराणु आकर्षण बल है, एक कण दूसरे कण को जो पकड़े रहता है, वो जो शक्ति है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ये कठोर होता है। कोई पूछे ठोस पदार्थ कठोर क्यों होता है तो क्या जवाब देना है? क्योंकि इसके कण जो है इसके बीच का अंतराणु आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये कठोर होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए संपिंडीयता, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ठोस पदार्थ असंपिंडीय होते हैं। कहने का मतलब है ठोस पदार्थ को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, संपिंडित नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है एक ईंट लेंगे और ईंट को हम दबाव डाल करके उसको छोटा करना चाहेंगे, क्या हो सकता है?
नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अंतराणु का स्थान तो रहता ही नहीं, इसके बीच में जो है अंतराणु का स्थान नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, इसलिए ये नहीं दबता है। अगर दबेगा भी तो बहुत कम दबेगा। क्या होगा? बहुत कम दबेगा। चलो हाँ, तो पाव रोटी की बात करें, पाव रोटी ठोस है लेकिन इसको हम दबा सकते हैं, ये अपवाद में आता है। पाव रोटी जो है ना, ये अपवाद में आता है, इसको हम दबा सकते हैं क्योंकि इसके कोन के बीच में थोड़ा जगह रहता है, या अंतराणु का स्थान जो है ना ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसको दबा सकते हैं। ये सब अपवाद में है, लेकिन ठोस को हम संपिंडित नहीं कर सकते। चलिए अगला गुण है बहाव, फ्लो, यानी ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, बहने की शक्ति, बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर द्रव की बात करें, जल क्या है? द्रव है। और जल को जब हम सतह पर रख देंगे, चिकनी सतह पर, तो वो क्या होगा? पूरे सतह में फैल जाएगा। लेकिन ठोस को अगर हम रखेंगे चिकनी सतह पर तो ये क्या फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, और द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। प्रसार या संकुचन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे, देखिए कोई भी पदार्थ गर्म करने पर ये फैलता है और ठंडा करने पर ये सिकुड़ता है, लेकिन ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो ये बहुत कम फैलता है। लोहा को गर्म करेंगे तो ये भी थोड़ा फैलेगा, लेकिन बहुत कम, इतना कम फैलेगा जिसका जो है लेखा जोखा नहीं है। ठीक है, इसलिए ठोस पदार्थ को गर्म करके हम फैला भी नहीं सकते हैं और ठंडा करके बहुत संकुचित भी नहीं कर सकते। लेकिन गैस को आप गर्म कीजिएगा तो वो बहुत फैलेगा, उसमें बहुत प्रसार होगा। कैसे? गैस सिलेंडर का जब हम यूज़ करते हैं, गैस कम हो जाता है तो उसको थोड़ा गर्म पानी में डालिएगा ना तो गैस ज़्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रसार बढ़ जाता है, फैल जाता है, तो वो ऊपर वाले जो पाइप है ना उससे ज़्यादा निकलने लगता है। किसी को दिक्कत? देखिए, इसका 8वां जो गुण है वो है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर सीधे द्रव में बिना बदले हुए सीधे ठोस में बदल जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, अगर बर्फ को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। बर्फ ठोस है ना, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल को गर्म करेंगे तो ये वाष्प बन जाएगा, गैस। गैस को फिर ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को फिर ठंडा करेंगे तो ये ठोस यानी बर्फ बन जाएगा। तो अधिकतर पदार्थ में ये होता है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ये द्रव में आता है, द्रव को गर्म करेंगे तो ये गैस में आएगा, और गैस को फिर ठंडा करेंगे तो द्रव में आएगा, और द्रव को फिर ठंडा करेंगे तो ठोस में आएगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है? अगर हम किसी ठोस को अगर हम गर्म करें तो ये सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है, और गैस को अगर ठंडा करें तो ये सीधे ठोस में बदल जाएगा। अब ऐसे पदार्थ का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी बोलते हैं, आयोडीन जिसे साधारण नमक भी बोलते हैं, कर्पूर जिसे कपूर भी बोलते हैं, नैप्थलीन, इन सब को अगर हम गर्म करते हैं तो ये द्रव रूप में नहीं आता है, ये सीधे वाष्प बन जाता है। और वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो सीधे ठोस यानी सीधे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म कीजिएगा तो गैस बन जाएगा, और गैस को ठंडा कीजिएगा तो सीधे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। आई बात समझ में? देखिए, ऊर्ध्वपात क्या है? तो ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपात कहलाता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे, एक बेसिन लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? एक मोमबत्ती से गर्म करेंगे, है ना, ये गर्म करने वाला स्टैंड है, उस पर हम बेसिन को रखे हैं। इसमें हम क्या किए हैं? अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर डाले हैं, है ना। नौसादर में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? होती है, यानी इसको गर्म करेंगे तो सीधे वाष्प बनेगा।
अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। इस पर पहले कोणीय टीप रखते हैं, टीप से ढक दिए हैं ताकि ये बाहर ना निकले। इस पर एक परख नली शीशे का डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। ये जो है नौसादर, ये अशुद्ध नौसादर है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, कुछ मिट्टी के कण या कुछ अशुद्धियाँ इसमें है। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो बताइए ये द्रव बनेगा या वाष्प बनेगा? वाष्प बनेगा। वाष्प बन के ये ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर में ठंडा होने के कारण ये फिर से क्या बन जाता है, ठोस, और यहाँ पर ये चिपक जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्धियाँ थी, ये अशुद्धियाँ जो थी वो वाष्प थोड़े बनेगा जी, वो मिट्टी का जो कण था वो वाष्प थोड़े बनेगा, केवल तो नौसादर वाष्प बनेगा। तो ये वाष्प बन के ऊपर चला गया, ये शुद्ध नौसादर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? जो अशुद्धियाँ थी इसमें बच गया कि नहीं बच गया? तो यहाँ पर जो बचता है ठोस पदार्थ, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपात। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में जो हमें ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपात। अब ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस विधि का उपयोग उस पदार्थ से अपद्रव्यों से मुक्त करने के लिए किया जाता है। पदार्थ में जो कुछ अपद्रव्य यानी अशुद्धियाँ होती है ना, इसको दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? इसका अगला गुण है विसरण, जिसे इंग्लिश में हम डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिए, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। समझने के लिए, दूध भी द्रव है, दूध द्रव है, और पानी भी द्रव है। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक दूसरे में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? तो इसमें यानी द्रव में विसरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें भी विसरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन क्या ठोस में विसरण की प्रक्रिया होगा? एक लकड़ी और लोहा एक दूसरे में प्रवेश कर पाएगा? एक लकड़ी के कण और लोहा के कण एक दूसरे में प्रवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी ठोस पदार्थ में जो है विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें लिखना है ठोस पदार्थ में विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। अपवाद में आता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को क्या कीजिए, आप एक साथ बांध दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो कई वर्षों के बाद क्या होता है, कुछ हद तक इसके कण एक दूसरे में प्रविष्ट कर जाते हैं, कई वर्षों के बाद, है ना। तो ये अपवाद में आएगा, कॉपर भी ठोस है और जिंक भी ठोस है ना। तो ये ठोस है, ठोस में जो है विसरण होता है बहुत कम हद तक, वो काफ़ी समय के बाद। आई बात समझ में? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे।